So hello everyone. Today we will understand about the Akbar in medieval history. So let's begin. So basically अकबर का जन्म हुआ था 1542 में जब हुमायूं और शेरशाह सूरी की लड़ाई चल रही थी। तब जब हुमायूं को भागना पड़ा था बैटल ऑफ कन्नौज के बाद, जब वो इधर से फ्लेड अवे हो रहा था, तभी उसकी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी। तो उनके एक कह सकते हैं उनके मित्र थे, या फिर उन्होंने जिनके साथ अलाइंस बनाया था शेरशाह सूरी के अगेंस्ट, वो थे मालदेव राठौड़। तो उन्होंने उन्हें सजेशन दिया था कि हमारे एक फ्यूडेटरी हैं, आप उनके यहाँ स्टे कर सकते हैं अपनी वाइफ के लिए। तो उमरकोट आज के पाकिस्तान के सिंध में एक जगह है, वहाँ पर जो उनकी वाइफ थी उनको स्टे दिया गया था। उन किंग का नाम था राजा वीरसाल। तो राजा वीरसाल के यहाँ जो अकबर का था वो जन्म हुआ था। तो बेसिकली अकबर का बॉर्न हुआ था उमरकोट में। और ये बात है 1542 से। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है 1542 से। उसके बाद हम देखते हैं कि 1555 में जो हुमायूं था वो जो भाग गया था, फिर वो 1555 में उसने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था। उसके बाद कुछ ही दिन वो वहाँ पर रह पाया था। उसके बाद उसकी अगले ही साल में मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में ये देखते हैं हम कि जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उससे पहले ही पंजाब में रिवेलियन हो गया था। इसलिए हुमायूं ने अपने मित्र, मतलब कह सकते हैं उनके एक खास आदमी थे बैरम खान, उनको रिवेलियन दबाने के लिए भेज दिया था पंजाब में। तो उनके साथ उन्होंने अकबर को भी भेज दिया था कि आप इसे भी ले जाइए ताकि ये भी सीखे। तो उस टाइम पे जब वो लोग बैरम खान और अकबर जब पंजाब का रिवेलियन दबा रहे थे, उस टाइम ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर एक हेमूचंद्र नाम का एक किंग था, वो वहाँ पर कब्जा कर लेता है दिल्ली पर। तो ये जब खबर बैरम खान और अकबर को पता चलती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं दिल्ली के लिए। तो बेसिकली अगर हम मैप की लोकेशन को देखें तो वहाँ से अगर दिल्ली से अगर पंजाब के बीच में जाएंगे तो बीच में हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वो पड़ती है। तो वहाँ से जब वो लोग मतलब आ रहे थे तो बीच में उनका एक बैटल होता है, जिसे हम नाम देते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बेसिकली हुआ था 1556 में। तो ये जो बैटल है वो हुआ तो हेमचंद्र और बेसिकली बैरम खान के बीच में था, लेकिन हम हिस्टोरियंस जो हैं वो किंग का ही नाम लिखते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमचंद्र, जिसको हेमू भी कहते हैं। तो ये था। इस लड़ाई के बाद जो है मुग़ल आर्मी जीत जाती है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में फिर से एक बार मुग़ल्स आ जाते हैं। तो इस ईयर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये तो थी 1556 के बाद। तो अकबर इस टाइम बहुत ही छोटा था एज में, इसीलिए जो बैरम खान थे वो एज अ रीजेंट वर्क करते हैं मुग़ल्स में, क्योंकि 1556 से कम से कम 4 साल तक 1560 तक वो रीजेंट वर्क करते हैं, एज अ रीजेंट वर्क करते हैं और जो है किंगडम को चलाते हैं। तो बेसिकली जो 1556 से 1560 का टाइम है, इसमें वर्क करते हैं एज अ रीजेंट बैरम खान। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं अकबर और बैरम खान के बीच में, कि वो इतने सालों से चला रहे हैं और फिर वो देखते हैं फिर आपसी मतभेद होने लगते हैं। तो फिर अकबर कहते हैं कि अब आपकी एज बहुत हो गई है, अब आपको इस सब से दूर हो जाना चाहिए। और जैसा कि मुग़लों में होता था कि आपको हज के लिए चले जाना चाहिए, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है। तो वो बैरम खान था, उसको जाना पड़ता है, वो किंग है। तो फिर वो जाता है हज के लिए। तो गुजरात में जब वो जा रहा होता है, तो एक तो स्टोरी ये है कि जब वो जा रहा होता है गुजरात में तो अफगान्स उसकी डेथ करवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं बेसिकली। तो कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि नहीं, जो बैरम खान था वो गुजरात में अपनी आर्मी को रिक्रूट करने के लिए जा रहा था, इसलिए अकबर की कॉन्स्पिरेसी होती है तो वो उसे मरवा देता है। तो ये दोनों ही स्टोरीज़ हैं। तो इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है बैरम खान की गुजरात में। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1560 से 1562 तक का टाइम। तो
इस टाइम में जो अकबर की एक तरह से कह सकते हैं दाई माँ थी, जिनका नाम था माही मंगा, उनके अंडर में अकबर जो है वर्क करता, ज़्यादातर उनकी बातें मानता है। तो हिस्टोरियंस इस वाले टाइम पीरियड को पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसीजन थे वो उनके मानता था। इस सब के बाद इस बीच में एक और घटना होती है, जो होती है 1561 में। 1561 में एक ऐसी घटना होती है, जो मारवाड़ का रीजन था, वहाँ पे जो माही मंगा का बेटा था, उसका नाम था अहमद, एक्चुअली आदम खान। तो उसका नाम था आदम खान। तो अकबर उससे बोलता है कि आप जाइए मारवाड़ में और वहाँ पर कब्जा वगैरह करिए। तो वो जाता है, तो बेसिकली वो उस रीजन को जीत जाता है और वहाँ से उसे बहुत ही ज़्यादा सोना धन वगैरह मिलता है। तो वो अकबर के खिलाफ बगावत कर देता है। तो इसीलिए फिर अकबर डिसाइड करता है कि बहुत हुआ दूसरों को भेजना, अब मुझे खुद ही फॉर्म में आना पड़ेगा और मुझे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। तो 1561 में आदम खान रिबेल अगेंस्ट अकबर। तो ये सब तो हुआ था, लेकिन जो मारवाड़ का रीजन था वो भी मुगल्स के अंडर आ चुका था इस बीच। तो फिर अब हम देखते हैं 1562 के बाद में अकबर डिसाइड करता है खुद ही सारे डिसीजंस लेना, बेसिकली लड़ाइयों वगैरह में जाना। तो इसी बीच उसकी एक फेमस पॉलिसीज़ हैं कुछ, जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि राजपूताना पॉलिसी है, जिसमें वो क्या करता है कि वो उसका जन्म हुआ था राजपूत फैमिली में। तो वो जानता था कि राजपूत कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। उसे पता था कि बाकी लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन राजपूत अपनी बात के पक्के होते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर मुझे अलायंस और संधि वगैरह करनी भी है तो मैं करूँगा राजपूत के साथ। तो उसने डिसाइड किया। तो इसी ईयर में 1562 में वो एक आमेर के राजा होते हैं, राजा भारमल, उनसे अलायंस बनाते हैं और उनसे संधि वगैरह करते हैं। तो वो एग्री हो जाते हैं और इसमें वो उनकी एक राजकुमारी, जिनका नाम हरकाबाई है, उनसे शादी कर लेते हैं इसी बीच। तो ये यहाँ पर उनकी शादी हो जाती है इसमें आमेर की प्रिंसेस से। इसके बाद वो वाला जो राज्य है वो भी उनके अंडर में आ जाता है, आमेर। तो फिर इसके बाद और जो आगे चलते हैं अगर हम, तो फिर हम देखते हैं कि 1564 में फिर वो कॉन्केस्ट करते हैं और इसमें वो करते हैं गोंडवाना में और मेरठ में। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अगर हम टाइम पीरियड के साथ चलें तो वो धीरे धीरे टेरिटरीज पर कब्जा करते जा रहे थे और अपना जो किंगडम है उसको एक्सपेंड करते जा रहे थे। तो इसी बीच वो कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, मतलब काफ़ी सारी टेरिटरी। तो ज़्यादातर जो राजपूत थे वो उनके साथ अलायंस कर लेते थे और मान जाते थे कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो जो पॉलिसीज़ बनाते थे और जो वायदे राजपूत से करते थे तो वो उन्हें पूरा करते थे। तो इसलिए राजपूत काफ़ी ज़्यादा मान जाते थे। लेकिन कुछ राजपूत और कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जो बिल्कुल भी नहीं इनकी बात को मानती। उनमें से कुछ थी मेवाड़ की थी, जोधपुर की थी, सिरोही, जालोर। ये कुछ ऐसी टेरिटरी थी जिन्होंने उनकी अलायंस पर साइन नहीं किया था, संधि नहीं की थी बेसिकली उनसे। तो ऐसा ही केस देखते हैं हम मेवाड़ का, जहाँ पर जो किंग थे वो थे राजा उदय सिंह। उदय सिंह वही हैं जिनके बेटे का नाम था महाराणा प्रताप। तो इस वाली यहाँ पर 1568 में तो 1568 में एक और कॉन्कर करता है अकबर, जो है चित्तौड़ में। चित्तौड़ जो है मेवाड़ की कैपिटल है बेसिकली। तो यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट करता है। तो वो नहीं मानते हैं संधि करना। तो वो जो है किले की घेराबंदी कर लेते हैं अकबर की जो आर्मी है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि राजा साहब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, बिकॉज हमें दिख रहा है इस लड़ाई का अंत साफ साफ। इसीलिए अगर आपको अपनी डायनेस्टी बचानी है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जो उदय सिंह होते हैं उन्हें महल से बाहर कैसे भी कर दिया जाता है। तो ये डायनेस्टी जो है बच जाती है। फिर इसके बाद जो महाराणा प्रताप है उनके बेटे, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है उदय सिंह की। तो महाराणा प्रताप को उनका सक्सेसर मान लिया जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप अपना जीवन इधर उधर ही ऐसे ही व्यतीत करते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में जैसे अटैक करके वो लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो मुगल्स को डायरेक्टली हरा सके। तो ऐसे ही एक लड़ाई होती है 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें देखते हैं हम
जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है वो बेसिकली मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, लेकिन वही है कि हम किंग का नाम लेंगे इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो इसमें इसका कोई जो है रिजल्ट नहीं रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेना थी। हल्दी घाटी एक ऐसी जगह है जो पहाड़ियों के बीच में सकरा सा रास्ता है, तो फिर जब वो खुले मैदान में लड़ने लग जाते हैं तो फिर मुगल्स ही जीतने लगते हैं। तो फिर ये भी बैटल ऑफ हल्दी घाटी का भी कोई रिजल्ट नहीं रहता है। फिर इसके बाद एक और बैटल होता है जो कि होता है 1581 में, बैटल ऑफ दिवेर। बैटल ऑफ दिवेर में जो है वहाँ के जो मुगल गवर्नर थे उस प्लेस के, वो उनके बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें कि महाराणा प्रताप जीत जाते हैं और ज़्यादातर जो टेरिटरीज उनकी थी मेवाड़ की वो उसे कैप्चर कर लेते हैं अगेन। तो इसके बाद इस टाइमलाइन के बाद आगे चलते हुए हम 1581 के बाद देखते हैं कि ऐसे ही कॉन्क्वेस्ट करते रहे अकबर। जैसे कि हम देखते हैं गुजरात का कॉन्क्वेस्ट 1572 में उन्होंने किया था। उसके बाद वो जीतने के बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार 1574 में देखते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल 1575 में। ये सब कॉन्क्वेस्ट करने के बाद जो मेन है वो है लास्ट कॉन्क्वेस्ट है अकबर का 1601 में, जो कि है बैटल ऑफ खानदेश। जो खानदेश है वो डिक्कन जाने का एक बेसिकली रास्ता है। अगर उन्हें ये मिल जाता तो वो डिक्कन पे भी काफ़ी कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी कॉन्क्वेस्ट, काफ़ी ऑलमोस्ट जो एरिया था वो अकबर ने इंडिया सब कॉन्टिनेंट का वो अपने अंडर कर लिया था। इवन कश्मीर भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया था कॉन्क्वेस्ट करके। तो ये तो कुछ कॉन्क्वेस्ट थे और बेसिकली और कुछ मेन पॉलिसीज़ थी अकबर की, वो और हम 2 मिनट में करते हैं। पहली पॉलिसीज़ तो यही थी कि राजपूताना पॉलिसी, वो अपने राजपूत से अलायंस बनाते थे और अपने वायदे अनुसार सब कुछ उन्हें दे देते जैसा कि उन्होंने वादा किया था। दूसरा था उन्होंने एक सुलह कुल की एक पॉलिसी चलाई थी, जिसमें कि अलग अलग जो स्कॉलर्स आते थे अलग अलग रिलीजन के, उनके साथ वो बात करके और डिबेट करके रिलीजन के बारे में बात करते थे। और इसके बाद उन्होंने जजिया जो एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था वो भी उन्होंने हटाया, और एक पिलग्रिमेज टैक्स जो होता था हिंदूज़ के लिए वो भी उन्होंने एबॉलिश किया था। सो बेसिकली दैट्स इट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।